नाउ हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये uh, हम स्टडी कर रहे हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ और ये इसका लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट। एंड इसमें हम कंडीशनल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे। जैसा हमने पिछले पार्ट में मतलब 7th पार्ट में हमने जो कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस है उसमें दो तरीके के मॉडल्स थे। एक मॉडल जो था वो अनकंडीशनल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस था, जो हमने इसके लास्ट पार्ट में 7th पार्ट में स्टडी किया। ठीक है। सो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस जो था, अ, इसमें हमने पाया कि दो इकोनॉमीज हैं, एक रिच है एक पुअर है, और बाकी सब चीज़ें आइडेंटिकल हैं। जो भी वेरिएबल्स हैं, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन रेट है, ये सारी चीज़ें लगभग सेम हैं, बट एक चीज़ छोड़ करके जो उनका इनिशियल कैपिटल स्टॉक है। ठीक है। तो ये जो दोनों इकोनॉमीज़ हैं, ये दोनों इकोनॉमीज़ धीरे 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 जो है ये एक ही यूनिवर्सल स्टेडी स्टेट पॉइंट पर पहुंचती हैं, जो कि एक यूनिवर्सल या कहें कि सभी के लिए एक जैसा स्टेडी स्टेट पॉइंट, या कहें एक ऐसी स्टेशनरी पोजीशन जहां पर आइडेंटिकल इकोनॉमीज जो हैं वो सभी पहुंचकर जिनके वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है लेजिस फेयर। ये ध्यान रखना है कि लेजिस फेयर सिस्टम है, यहाँ पर फ्रिक्शन फ्री मार्केट है। ठीक है। स्टेट का जहाँ कंट्रोल एब्सेंट होता है। ठीक है। नाउ अब ये जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस था, ये क्या था? ये रियल टाइम डेटा या कहें कि जो रिसर्च है वो इसको जो है सही नहीं मानती है। सही इसलिए नहीं मानती है कि बाद के इकोनॉमिस्ट ने 1990s के टाइम पे कुछ इकोनॉमीज ने, जैसे रॉबर्ट बैरो एंड जेवियर, इन लोगों ने 90s में क्रॉस कंट्री एग्जामिन किया, एनालिसिस किया, रिग्रेशन किया, या कहीं रिसर्च किया, एंड उन्होंने पाया कि जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस है या कहीं अनकंडीशनल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस है, ये इट डजंट रिफ्लेक्ट द रियलिटी। मतलब जो इकोनॉमीज हैं वो, उनका अलग अलग जो पाथवेज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और सबके अपने अलग अलग जो हैं वो आ, उनके अंदर वेरिएशंस होती हैं। जैसे ये हमारे जो सेविंग्स हैं, मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव, और डेप्रिसिएशन रेट है, या कहें कि जो इनिशियल कैपिटल स्टॉक, ठीक है, एंड इसी तरीके से ह्यूमन जो कैपिटल है मतलब एजुकेशन, और द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस, ये सब भी मैटर करते हैं। तो उन्होंने रियल टाइम में ये पाया क्रॉस कंट्री रिग्रेशन में कि सभी कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग होती हैं, और कोई भी ऐसा यूनिवर्सल स्टेडी स्टेट पॉइंट नहीं हो सकता है ना। तो ये सब जो इकोनॉमीज हैं, क्योंकि ये अलग अलग हैं, इसीलिए ये अपना अलग अलग स्टेडी स्टेट पॉइंट खोज लेती हैं। और ये लेजिस फेयर सिस्टम जो है, मतलब जो फ्रिक्शन फ्री मार्केट वर्ल्ड है, उसमें सभी इकोनॉमीज का, सभी नेशंस का, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, वो अपने अपने स्टेडी स्टेट पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। बट एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस में, दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही हाइपोथेसिस में, दोनों ही मॉडल्स ने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया कि देयर इज़ अ कैचअप इफेक्ट, कि जो पुअर कंट्री है उसमें वो ज़्यादा तेजी से, दे आर ग्रोइंग मच फास्टर देन दी रिचर इकोनॉमीज, है ना। जो तेजी से जो बढ़ती हैं, मतलब थोड़ा सा पूंजी लगाने पे एकदम से वो उछाल करती हैं, उछाल मारती हैं, है ना। तो इस तरीके का जो कैचअप इफेक्ट है वो दोनों ही मॉडल्स ने उसको एक्सेप्ट किया है, चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे कंडीशनल हो। नाउ अब हम बात करते हैं, इस ग्राफ पे हम आते हैं। जैसे ये आप ग्राफ देख रहे हैं, तो इसमें भी दो इकोनॉमीज हैं, एक रिच है एक पुअर है, जिसका आउटपुट कम है, एक का आउटपुट बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जैसा हम यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस का जो हम डायग्राम ग्राफ देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो के स्टार है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों इकॉनमी, एक आगे की तरफ मूव कर रही है, एक फिर पीछे की तरफ आ रही है। तो दोनों ही कंट्री एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं, जो है के स्टार। ये एक यूनिवर्सल स्टेडी स्टेट पॉइंट है, एक ऐसी स्टेशनरी पोजीशन है जहां पर वेरिएबल्स कांस्टेंट हो रहे हैं। बट जैसे ही हम कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है,
कंडीशनल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस का जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है कि दो इकोनॉमीज हैं, K1 स्टार एंड K2 स्टार। ये दो इकोनॉमीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। K1 जो है वो पुअर इकोनॉमी है, K2 जो है वो रिच इकोनॉमी है। सो इस केस में एक लेजिस्फेयर मार्केट सिस्टम में क्या हो रहा है कि दोनों इकोनॉमी अपना अलग अलग इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो इसी चीज पर हम जो है मैंने आपको इसका सार बता दिया। ठीक है, जो इसका फाइनल जो स्टेटमेंट था वो मैंने आपको बतला दिया। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो कंडीशनल कन्वर्जेंस जो है इट इंट्रोड्यूसेस द रियलिटी टू द मॉडल। क्योंकि ये रियल टाइम डेटा या एनालिसिस पर बेस्ड है, इसलिए ये कहता है कि सभी इकोनॉमीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसा हमने ऊपर कंडीशंस में देखा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस में, या हम कहें उन अजम्पशंस हम देख लें, जैसा यहाँ देखा कि बोथ द कंट्रीज आर आइडेंटिकल, है ना, बट दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल लेबर रेशियो, है ना। बट यहाँ पर जब रियल टाइम डेटा जब रिसर्च किया गया तो उसमें पाया, इसको थोड़ा लिख लेते हैं अब। एस एस हम जानते हैं, अब हमें वेरिएबल्स पता है। एस हमारा सेविंग है, एन जो है वो हमारा डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल लग जाएगा जो है एच। कैपिटल एच का मतलब है ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन। और फिर आगे इसको और हम देखें तो इसमें क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, कि जो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो भी मैटर करती है। कितने पंक्चुअल्स हैं वो, है ना, तो वो चीज़ें हैं। नाउ SNH एंड institutions are different for each country। तो जैसा अनकंडीशनल हाइपोथेसिस ने माना कि आइडेंटिकल जो है होती है कंट्री, बट कंडीशनल कन्वर्जेंस ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि ये वेरिएबल सबके लिए डिफरेंट होते हैं। किसी कंट्री का क्षेत्रफल, उसके रिसोर्सेज, उसकी क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना, ह्यूमन कैपिटल, उसका एजुकेशन सिस्टम, है ना, उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसकी सेविंग्स की हैबिट्स, है ना, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट होती हैं। एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है कि आइडेंटिकल हो। ठीक है, तो वो उसके कॉन्ट्रेरी बात कर रहा है। बिकॉज those variables those variables are different, each country calculates a completely different steady state, a different steady state, like capital and steady state income, जिसे हम वाई स्टार लिख सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर the rich country settles at a high output and
The poor country settles at a lower output. They never merge. करेक्ट? तो ये कभी भी यूनिवर्सल स्टेडी स्टेट पॉइंट जो है नहीं होता है। जैसा अनकंडीशनल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस कहता है कि एक यूनिवर्सल स्टेडी स्टेट पॉइंट है और उस पे आके आइडेंटिकल कंट्रीज मर्ज हो जाती हैं, बट रियल टाइम पे ये पाया गया रिसर्च में कि ऐसा नहीं हो सकता है। सबके अपने अलग अलग स्टेडी स्टेट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो इसमें सेम वही सब चीजें हैं, बट इसमें यहाँ जो है इसमें जो जो हमारा एक तो कंजप्शन इसमें ऐड हो गई है। ये जो आप C1 देख रहे हैं, जो हमारी गरीब कंट्री है, जो पुअर कंट्री, जैसे K1 स्टार है, ये पुअर कंट्री है। ठीक है, इसका जो सेविंग जो रेट है, वो इसका सेविंग रेट कर्व ये है। ठीक है, और जो K2 है इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है राइट साइड पे, तो ये रिच कंट्री है, ज्यादा सेव कर रही है ना, ज्यादा उसका आउटपुट भी ज्यादा है, वो यहाँ पे कर रही है Y2 स्टार पर, और जो पुअर इकोनॉमी है वो यहाँ पर है। बट यहाँ जो C1 है और C2 है, ये क्या है, ये कंजप्शन को यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पुअर इकोनॉमी है, ये जो पुअर इकोनॉमी है, जो ब्रैकेट लगाया गया है यहाँ पर C1 स्टार का, ये क्या हमें दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि जो कंजप्शन है पुअर कंट्री का, वो अपनी सेविंग का ज्यादा, वो सॉरी, जो उनकी इनकम है, ठीक है, इनकम का ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो उसका कंजप्शन पर उसका परसेंटेज ज्यादा है और वो सेव कम कर रहा है। बट दूसरी तरफ जब हम रिच इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, कम कंज्यूम कर रहा है। ये देखिए, यहां से यहां तक ये सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, और ये कितना कंज्यूम कर रहा है, ये इतना कंज्यूम कर रहा है। तो उसका जो ज्यादा परसेंटेज है जो उसकी इनकम का, वो किस पे खर्च हो रहा है, वो ज्यादा कंजप्शन पे खर्च हो रहा है। और जो हमारी रिच कंट्री है, वो अपनी इनकम का कम परसेंट जो है वो कंजप्शन पे खर्च करता है, ज्यादा सेव करता है। ठीक है, तो ये चीज है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को ऐड किया गया है। सो द कंडीशनल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस, इसमें हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं एग्जाम वालों वाले स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए एक लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। नाउ it does not reflect real world data. It wrongly assumes, it wrongly assumes all countries are identical. Identical clones, correct? That will automatically merge at a single single global, sorry, single global finish line or equilibrium, correct?
single global equilibrium. In reality, the gap between money, the gap between, wait a moment, gap between money rich and poor countries has widened. Rich and poor countries has widened. करेक्ट. एंड अब आते हैं हम कंडीशनल कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस पर. इसको हम अनकंडीशनल भी बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हाइपोथेसिस को. कंडीशनल convergence hypothesis. Now, what it states, reflects on ground, reflects on ground reality. तो जैसा मैंने कहा कि 90s के टाइम पे क्रॉस कंट्री रिसर्च किया गया, ठीक है, बाय रिकॉग्नाइजिंग that countries are fundamentally different because nations have different savings, different savings rates, population trends, population trends, and institutional quality. दे कैनॉट आइडेंटिकल. और इसमें ह्यूमन कैपिटल भी है, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा अलग आप उसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा दैट व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल. सो दे कैनॉट बी आइडेंटिकल, मतलब एक जैसी नहीं हो सकती हैं. दे कैनॉट बी आइडेंटिकल, therefore they eventually reach their own unique country specific steady state points, steady state points. ठीक है. सो सेम ये स्टेटमेंट इसलिए लिखवाइए ताकि एग्जामिनेशन वगैरह के कुछ काम आए. सो दैट इज व्हाई this summary this summary shows
a great grasp of why economists moved from the absolute model to कंडीशनल मॉडल। ठीक है, तो इसको बहुत ही मैंने आसान तरीके से समझाया क्योंकि इसमें कंफ्यूजन्स हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एब्सोल्यूट और कंडीशनल में डिफरेंस जो है वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसमें इन चीज़ों को क्लियर रखा है ना। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, बट वो सारी चीज़ें ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन डालेंगे तो मैं उसके लिए थोड़ा अलग से आपको आंसर दूंगा। सो होप, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एंड मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।